बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AHN का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का, उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और इसमें जो है हम डिजीज़ेस पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने उसकी एनाटॉमी और थोड़े बहुत उसके डायग्नोसिस और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला जो डिज़ीज़ है दैट इज़ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म जो है ये आर्टरीज़ में होता है, और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो आर्टरीज़ है उसमें एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नॉर्मल एवोटा है या नॉर्मल आर्टरी है और दूसरी जो है उसमें एक बलून सा बना हुआ है। तो जब इस तरीके से आर्टरीज़ वीक हो जाती हैं और उसके वॉल जो है वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, और एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। ये कह रहे हैं कि इसमें जो है आर्टरीज़ के वॉल वीकन्स होते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं और एबनॉर्मली जो है लार्ज हो जाते हैं, एक बल सा उसमें आ जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आर्टरीज़ में जो है ब्लड जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन ये ब्रेन, एवोटा, लेग्स और स्प्लीन में होता है। सिंपली यही कि जब एवोटा में एबनॉर्मल बल्जिंग आ जाए, वो मतलब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर उसमें बन जाए, और बॉडी के इस वाले पार्ट्स में जो है ये ज़्यादातर कॉमन होता है, ठीक है। इसके अगर कॉजेज़ की बात करें, मतलब किस वजह से होता है, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हम आगे पढ़ेंगे, बल्कि अभी से मैं आपको बता दूं कि जब आपके आर्टरीज़ के अंदर फैट्स जमा होने लगते हैं और वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये एन्यूरिज्म हो सकता है। दूसरी बात ये कि प्लेक फॉर्मेशन मतलब ये कि जब आपके आर्टरीज़ के अंदर फैट्स जो है वो जमा होते हैं, हद से ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से। और डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ भी ये चीज़ हो सकती है। स्पेशली जो आर्टरी का मिडिल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये चीज़ शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो उसकी इलास्टिसिटी है, नॉर्मली हम कहते हैं कि आर्टरीज़ इलास्टिक होते हैं, मतलब लचकदार होते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं और इस कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और भी कॉजेज़ है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको माइकोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। एवोटा जो हमारा मतलब हार्ट से आर्टरी निकल रही होती है, मेजर आर्टरी एवोटा, ठीक है, तो उसमें हो जाए तो हम उसको माइकोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कंजेनाइटल भी हो सकता है, मतलब पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है, स्पेशली जो है एवोटा में ट्रॉमा की वजह से। सेफेलस जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, मतलब कैसे होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मस्कुलर लेयर है या जो बाहर का लेयर है उसका आर्टरी का, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, मिडल लेयर, ठीक है, और एक जो है इंटरनल लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, और आउटर लेयर है ट्यूनिका इन्वेंटिशिया। ये जो है आउटवर्ड आने लगते हैं, स्ट्रेच कर जाते हैं, मतलब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये बाहर की तरफ आने लगते हैं, और जब ये बाहर की तरफ आते हैं तो उसमें एक बल सा बन जाता है, जो बलून मैंने आपको बता दिया, मतलब फूल जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर विद इन द एवोटा प्रोग्रेसिवली वीकन्स, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, उसके वेसल्स ख़राब हो जाते हैं, और उसी वजह से जो है एन्यूरिज्म पैदा होता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। साइन सिम्टम की बात करें तो वही है कि इसमें जो है पल्स एसिम्टोमेटिक होंगे, मतलब आपको जो है पल्सेस महसूस होंगे वहाँ पे, उसी जगह पे जहाँ पे एन्यूरिज्म है। प्री अम्ब्लाइकल एरिया, स्पेशली हमारे जो एब्डोमिन में जो अम्ब्लाइकस है उसके इर्द गिर्द जो है आपको पल्स महसूस होंगे अगर वहाँ पे है। इसके अलावा पॉसिबल सिस्टोलिक ब्रूट, मतलब अगर आप जो है वो सुनने की कोशिश करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, तो आपको कंट्रैक्शन पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें मिलेंगी, स्पेशली ब्रूट साउंड आपको सुनने को मिलेगा। पॉसिबल टेंडरनेस, और जब आप इसको जो है पेल्पेट करेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको टेंडरनेस वहाँ पे महसूस होगी। लंबर पेन होगा, लंबर रीजन में अगर है तो ये वहाँ पे पेन होगा, और वो पेन रेडिएट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। स्पेशली जो ग्रोइन एरिया और फ्लैंक एरिया होता है ना, मतलब जो पेल्विक एरिया जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उसी एरिया में ये मतलब जो पेन है ये रेडिएट करेगा। इसके अलावा अगर आप मतलब इसके
ये रप्चर हो जाए, इसमें ब्लीडिंग हो जाए, तो फिर आप किन किन चीज़ों को देखेंगे। अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप उसके जो है सीवियर और एब्डोमिनल पेन देखेंगे कि उसको पेन है, यानी वीकनेस देखेंगे, स्वेटिंग देखेंगे, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और सर्कुलेटरी कोलैप्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं अगर आपके पास कोई पेशेंट आया। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किस CT स्कैन करते हैं, एंजियोग्राफी, आर्टीरियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ न्यू है, आर्टीरियोग्राफी, मतलब आर्टरीज़ के अंदर जाके देखना किसी भी कैमरा के थ्रू, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं। इंटरवेंशन क्या है, मतलब इसका आप मैनेजमेंट या इलाज कैसे करोगे, तो आपने सबसे पहले उसके साइन सिम्टम देखने होंगे, अलर्ट रहना है आपने। अगर उसकी जो मतलब कंडीशन है लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपने उसके लिए अलर्ट रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्लड लॉस देखना होगा, हाइपोटेंशन, या अगर पल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है या रिस्पायरेटरी रेट में कोई मसला है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कूल या क्लेमी स्किन है, मतलब स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ रही है और उसको जो है रेस्टलेसनेस है। और डिक्रीज़ सेंसोरियम, मतलब ये जो सेंस करना होता है ना, किसी चीज़ को सेंस करना, वो कम हो जाए। इसके अलावा अगर रप्चर हो जाए तो पेशेंट को आपने जो है इमीडिएटली फ़ौरन आपने उसको सर्जरी के लिए पहुंचा देना है। इसके अलावा आपने पेशेंट को देखना है, उसको जो है पेन से फ्री कर देना है कि उसका पेन ख़त्म हो जाए। और एडिकेट परफ्यूजन विद वार्म, आपने जो है वो मतलब स्किन वार्म रखनी है, और ये सारी चीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा। और उसको आपने ये बताना है कि पुश पुल वाले काम नहीं करने, मतलब ज़्यादा हैवी लोड, किसी चीज़ को धक्का लगाना या किसी चीज़ को खींचना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। अच्छा जी, नेक्स्ट डिजीज़ इज़ करोनरी आर्टरी डिजीज़। करोनरी आर्टरी डिजीज़ ज़ाहिरी बात है कि जो करोनरी आर्टरीज़ है हार्ट की, स्पेशली उनकी डिजीज़ होती हैं, तो उसको हम करोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ये आपको कुछ स्टेजेस बताए गए हैं कि हेल्दी आर्टरी ऐसी दिखती हैं, इनिशियल फैटी डिपॉजिट, उसमें जब जो है वो फैट्स आने लगते हैं, फिर उसमें जो है प्लेक ऑब्स्ट्रक्शन के दोनों साइड से फैट्स आ गए, और फिर नंबर 4 में जो है कम्प्लीटली या नियर कम्प्लीट जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। ये आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल के लेवल बताए गए हैं, तो ये लेवल आपने देखने हैं कि HDL का लेवल कितना है, LDL का कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी होंगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो है सवाल पूछे जा सकते हैं कि HDL का लेवल कितना है, तो मोर देन 50, LDL का कितना है, लेस देन 100, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस पे आते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले कि द थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वेसल वॉल, जो आर्टरीज़ है उनके वॉल अगर थिक हो जाएं, हार्ड हो जाएं और उनसे इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए, तो उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। किस वजह से होता है, डिपॉजिट ऑफ इंट्रा आर्टीरियल फैट एंड फेब्रिन, मतलब फैट और फेब्रिन वहाँ पे जमा होते हैं। फेब्रिन एक किस्म की चीज़ है जो कि ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है। तो फैट्स और फेब्रिन वहाँ पे जमा होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो सख्त होने लगती हैं, उनसे इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें वही बताया गया है कि प्लेक फॉर्मेशन, मतलब फैट जमा होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो है वही एथेरोस्क्लेरोसिस का बताया गया है। हैपन्स ओवर टाइम, एथेरोस्क्लेरोसिस कैन आल्सो लीड टू, ज़ाहिरी बात है अगर आपकी आर्टरीज़ मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में चली जाएं, कंस्ट्रक्ट हो जाएं, छोटी हो जाए, उसमें फैट डिपॉजिट हो जाए, तो हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको चेस्ट पेन होगा और हार्ट फेलियर की तरफ भी आप जा सकते हो। ये आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का बताया गया है। देखें, ऊपर वाली जो है वो नॉर्मल आर्टरी है, जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी जो है वो फैट एकमुलेशन नहीं है। लेकिन जो दूसरी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई उसमें आप देख सकते हैं कि फैट एकमुलेशन हुई है और प्लेक आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अनकंट्रोलेबल में आपका सेक्स मतलब आपका जेंडर आता है, हेरेडिटी, रेस नस्ल, अगर आप किसी ऐसे नस्ल से हैं जिसमें ये बीमारी चली आ रही होती है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते, और आपका एज, ठीक है। कंट्रोलेबल क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों की वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो आप इसको कंट्रोल करें, आपका वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इन चीज़ों में है अनकंट्रोलेबल वाले में, तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। इसके साइन सिम्टम देख ले, तो साइन सिम्टम ऑफ CAD
करोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले आपको साइन सिम्टम में मिलेगा एंजाइना। एंजाइना जो है आपको पता है कि आपको जो है सीने के एरिया में जो है बर्निंग मतलब जलन सी महसूस होगी। स्क्वीजिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो उसकी वजह से मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सीने पे बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है। क्रशिंग टाइटनेस महसूस होगी और सबस्टेनल और इन द सबस्टेनल और प्रीकॉर्डियल चेस्ट। सबस्टेनल मतलब स्टेनम के पीछे और कार्डियक एरिया जो है उसी एरिया में जहाँ पे हार्ट है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी। और ये जो है आपके लेफ़्ट आर्म, नेक, आपके जॉ और आपके शोल्डर में भी ये चीज़ रेडिएट कर सकता है ये पेन। अच्छा जी, इसके अलावा वुमेन में भी ये टिपिकल चेस्ट पेन हो सकता है मतलब नॉर्मली। अच्छा, अदर साइन इसके क्या हो सकते हैं, मतलब इस चेस्ट पेन के अलावा नोज़िया, वोमिटिंग, वीकनेस और डायफेरोसिस। डायफेरोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटनिंग, बहुत ज़्यादा उसमें जो है आपको स्वेटनिंग होगी या पसीना आएगा। CAD का ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेसिव है, मतलब हार्ट के अंदर जाके देखते हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, ठीक है, तो उसका भी करते हैं, कुछ बाहर से भी करते हैं। जैसे उसमें आपने जो है पेशेंट को सोडियम और रेड मीट और ऑयली फ्राइड फूड जितने भी है, मतलब जो चीज़ें ऑयल में फ्राइड हो चुकी होती हैं वो आपने नहीं देनी होती, सोडियम वाली चीज़ें नहीं देनी होती, या बिल्कुल जो रेड मीट है, ठीक है, गोश्त वगैरह ये आपने नहीं। स्टैटिन्स, अच्छा ये जो है नहीं देनी होती, ठीक है। स्टैटिन जो है ये एक किस्म के ड्रग्स है जो कि हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, अगर वो आपने नहीं देखी वीडियो तो आप उसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टेंट जो है आर्टरीज़ के अंदर एक चीज़ डालते हैं और उससे जो है वो आर्टरीज़ खुलते हैं, तो वो भी डाल लेते हैं। और करोनरी आर्टरी बाईपास, जो बाईपास सर्जरी हम करते हैं ना, तो अच्छा इसका ये एब्रीवेशन भी याद कीजिएगा, CABG, करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस भी एंजाइना ही है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वीजिंग महसूस होगी। स्क्वीजिंग मतलब कि टाइटनेस, दर्द वगैरह आपको यहाँ पे महसूस होगी, ठीक है। इसमें आपको जो है चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट मतलब आराम नहीं हो गया, ठीक है, और जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ होता है हार्ट में, तो इसी वजह से वो सारी चीज़ें एंजाइना पेक्टोरिस और एंजाइना वाले साइन सिम्टम आपको महसूस होते हैं। वही आपको फील होता है कि मतलब स्क्वीज़ कर रहे हैं, और इसमें डिस्कम्फर्ट आपके नेक, शोल्डर, आर्म और इन एरिया में जो है आपको वो चीज़ें महसूस होंगी। इसके फैक्टर की बात करें तो किस वजह से, मतलब वजूहात की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। फिज़िकल एक्सर्शन मतलब कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहे बंदा, ठीक है, आप जो है फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ये दर्द महसूस हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हो, किसी ऐसे सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे मतलब ऐसे एरिया में या ऐसे जगह पे हो जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, कोल्ड है, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा हैवी मील आपने खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाया, ठीक है, या कुछ ऐसा खाया जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था। इसके अलावा स्ट्रेस और इमोशन, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, स्ट्रेस में है, अगर कोई ऐसे सिचुएशन है जो आपको स्ट्रेस में लेके आते हैं, इमोशनल कराते हैं, तो उस चीज़ों की वजह से भी जो है ये एंजाइना पेक्टोरिस आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि उनकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन जो हमने पढ़ा था वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। जब वो रिलीज़ होती हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अगर आपको हार्ट का थोड़ा बहुत भी मसला है तो वहाँ उस हार्ट प्रेशर की वजह से आपको मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस यानी दर्द वगैरह आपको महसूस होगी। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना जो हमने पढ़ा, एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना, उसके आपको कुछ टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहले है इसमें स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना इज़ प्रेडिक्टेबल इन कंसिस्टेंट पेन दैट अकर ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव बाय रेस्ट। मतलब ये एक ऐसा पेन है जो नॉर्मली बंदे को रहता है, कंसिस्टेंट होता है, और लेकिन उससे बंदे को इतना तकलीफ़ नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई हैवी काम करते हो, कोई लोड वगैरह उठाते हो या कुछ करते हो, तो उसकी वजह से फिर आपको वो पेन महसूस होता है। लेकिन जब आप फिर रेस्ट करते हो, आप आराम करते हो, बैठ जाते हो, तो दर्द ख़त्म हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है इसको हम
प्री इन्फाक्शन एंजाइना भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्री इन्फाक्शन एंजाइना मतलब इन्फाक्शन से पहले वाला जो दर्द होता है, हार्ट अटैक से पहले वाला, ठीक है, या क्रेसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। ये जो है बार बार आपको ये दर्द महसूस होता है और स्टेबल एंजाइना से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें जो है द थ्रेशोल्ड फॉर पेन इज़ लोअर, मतलब आपको छोटी चीज़ से बहुत ही कम, मतलब किसी भी छोटी चीज़ से आपको दर्द महसूस हो सकता है, और ये जो है वो अगर आप आराम भी करेंगे तो फिर भी आपको दर्द महसूस होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। स्टेबल एंजाइना में आराम से दर्द ख़त्म हो रहा था, याद रखिएगा ये पॉइंट। इसके अलावा माइक्रोवास्कुलर है। माइक्रोवास्कुलर जो है ये एंजाइना लाइक चेस्ट पेन इन अ पेशेंट विद नॉर्मल करोनरी आर्टरीज बट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयर्ड वेजोडाइलेटर रिजर्व, मतलब ये है कि इसमें करोनरी आर्टरीज तो सही होती है, नॉर्मल होती हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो वेजोडाइलेटर चीज़ें होती है, मतलब कोई आपने ऐसा ड्रग दिया जो वेजोडाइलेशन करा रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वेजोडाइलेशन नहीं हो रही, मतलब वो जो नर्व्स है, करोनरी आर्टरीज है, वो डायलेट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं। तो इस कंडीशन को हम माइक्रोवास्कुलर एंजाइना कहते हैं। इसके अलावा है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है कि इसको हम दूसरा नाम कहते हैं प्रिंजमेटल एंजाइना भी कहते हैं। प्रिंजमेटल एंजाइना का मतलब क्या होता है कि पेन एट रेस्ट विद रिवर्सिबल एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट जो है ये आपको मैं ईसीजी वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एसटी जो है ईसीजी का एक सेगमेंट है, अगर वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना। मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता दूं कि जब करोनरी आर्टरीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम उसको वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। और ये आपको मैं ईसीजी वाली वीडियो में भी बता दूंगा, ईसीजी में आपको बता दूंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा है साइलेंट इस्कीमिया। साइलेंट इस्कीमिया जो है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, और इसमें जो है सच एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस विद स्ट्रेस टेस्ट बट अ पेशेंट रिपोर्ट्स नो सिम्टम, मतलब ये कि इसमें जो है ऑक्सीजन की कमी होती है और आपको जो है कोई भी साइन सिम्टम महसूस नहीं होते, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आएंगे, मतलब ये कि इसके साइन सिम्टम क्या है, तो इसमें जो है हैवीनेस इन अपर चेस्ट, वो तो सबको पता है, और इसमें जो है डिस्कम्फर्ट होगा, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहेगा बाय सीवियर एप्रीहेंशन एंड अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, आपको जो है डर लग रहा होगा, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा हो कि बस मैं मरने वाला हूँ। ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा पेन इज़ ऑफन फेल्ट डीप इन द चेस्ट, आपको बिल्कुल डीप इन द चेस्ट जो है वो क्या महसूस होगा, पेन महसूस होगा, या फिर अपर या मिडिल थर्ड ऑफ द स्टेर्नम, हमारा जो स्टेर्नम है, ठीक है, मतलब जो मेन हड्डी है सीने की, वहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में आपको जो है दर्द महसूस होगा, जिसको हम रेट्रोस्टेर्नल एरिया कहते हैं। पेन में रेडिएट टू नेक जा, वही चीज़ है कि पेन जो है वो रेडिएट कर जाता है। अच्छा जी, ये जो है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लाइसराइड, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ी हुई है, अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ी हुई है, तो वो हमें शो कराते हैं ब्लड टेस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा ईसीजी या ईकेजी एक ही चीज़ है, वो कराते हैं। उसमें अगर एसटी जो सेगमेंट है वो लो है, ये देखें, ये एस और ये टी, ठीक है, इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये तो मतलब ऊपर की तरफ गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो है, ये नीचे की तरफ आया हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं लो। अगर ये लो होता है तो ये हमें इस्कीमिया शो कराता है कि मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा जी, या प्रीवियस हार्ट अटैक और वो सारी चीज़ें हमें ईसीजी से पता चलता है। तो मतलब डायग्नोसिस में इसका ईसीजी आया, ब्लड टेस्ट आया। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है, मतलब नीचे की तरफ है, तो वो आपको इस्कीमिया शो कराएगा। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपको क्या शो करता है, इस्कीमिया, ठीक है। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन, अगर ये ऊपर की तरफ हो, बढ़ जाए, एक नीचे की तरफ आना है और एक ऊपर की तरफ जाना है। डिप्रेशन है तो नीचे की तरफ है, एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ है, और अगर ये ऊपर की तरफ है तो वो आपको हार्ट मसल की इंजरी बताते हैं कि हार्ट मसल में जो है वो कोई ज़ख़म है, कोई इंजरी हुई है। ये सारी चीज़ें, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करने हैं आपने, और ये डेफिनेटली आएंगे पेपर में।
इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया है कि कार्डियक के अंदर, हार्ट के अंदर कोई भी फीमोरल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी के ज़रिए कोई भी कैथेटर डालना, ठीक है, और उसमें एक डाई होता है, बता दिया है पहले कि कलर होता है, उस कलर की वजह से वो जो आर्टरीज़ और जो हार्ट का मतलब अंदर का जो एरिया होता है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि उसमें कौन सी जगह ब्लॉक है, उसके लिए देखते हैं ना एंजियोग्राफी जो करते हैं। इसमें जो है मॉडरेट सिडेशन इज़ यूज एंड द पेशेंट ब्रीथ्स ऑन देयर ओन। इसमें जो है थोड़ा सा पेशेंट को जो है नशा देते हैं, लेकिन सांस वो खुद से, मतलब ज़्यादा नशा नहीं देते, थोड़ा सा देते हैं ताकि उसको तकलीफ़ वगैरह महसूस ना हो, ठीक है। कार्डियक डॉक्टर मेक्स, अच्छा, अब जब उसने ये चीज़ की कैथेटराइजेशन के बाद, तो फिर वो जो है आगे क्या डिसीजन ले सकता है जो डॉक्टर होता है, पीसीआई मतलब एंजियोप्लास्टी जो हम कह रहे थे ना, कि वो क्या करेगा, जो स्टेंट वगैरह डालते हैं हार्ट के अंदर उस जगह को खोलने के लिए, तो वो या तो वो करेगा। पीसीआई का मतलब है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये एब्रीवेशन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। बलून एंजियोप्लास्टी क्या होता है कि एक कैथेटर डालते हैं, उसके जो है स्टार्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बलून होती है, वो जाके अंदर उसको फुला देते हैं तो वो जगह जो है वो खुल जाती है, इसको हम बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और ये जो है जहाँ पे प्लेक है, मतलब जहाँ पे वो क्लॉट है, उसी जगह पे ये जाके फुला देते हैं तो वो खुल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एथीरेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ प्लेक फ्रॉम द आर्टरी, जो प्लेक है, जो क्लॉट है या जहाँ पे फैट जमा हुआ है उसको रिमूव करो, तो ये भी एक अलग से मतलब ट्रीटमेंट है कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें जो है आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव केयर, मेजर, मेडिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में बताना है, जो कि हर डिजीज़ में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। पेशेंट को उसके फ़ायदों, मतलब करोनरी आर्टरी डिज़ीज़ का जो मतलब उसके जो नुकसानात है और उसके इलाज के जो फ़ायदे हैं ये आपने बताना है। उसके लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है कि आपने डाइट कैसा लेना है, एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीज़ आपने छोड़ देनी है और ये ज़रूरी क्यों है। वेट लॉस आपने बता देना कि वेट आपका जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। हार्ट रेट वगैरह आपने मोनीटर करना है, ब्लड प्रेशर देखना होता है, साइन सिम्टम और ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी होती हैं कि उसमें कोई ख़तरनाक कुछ तो नहीं आ रहा। इसके अलावा आपने उसको ईसीजी और इन सारी चीज़ों का प्रोसीजर बता देना है, स्ट्रेस टेस्ट और ये सारी चीज़ें आपने उसमें कर देनी होती है। मेडिकेशन ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं फार्मा में, मैं आपको जस्ट उसके नाम बता देता हूँ और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन है, ज़ाहिरी बात है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट कराते हैं, तो एंटी प्लेटलेट्स हम देंगे तो वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकेंगे, ठीक है। इस्कीमिया को जो है, इस्कीमिया के चांसेस कम करेंगे, ठीक है। इसमें हम एस्पायरिन देते हैं और प्लेविक्स देते हैं। एस्पायरिन जो है आपको पता है ब्लड थिनर है, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि अगर आपने वो मरीज़ को दिया तो उसकी वजह से कोई मतलब ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। प्लेविक्स जो है, प्लेविक्स उन पेशेंट में देते हैं जिनको एस्पायरिन हज़म नहीं होती या जो है उस पर मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसको फिर हम दूसरा देते हैं दैट इज़ प्लेविक्स, या उन पेशेंट में जिनमें स्टेंट लगा होता है। इसके अलावा नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, ये जो है ब्लड वेसल को जो है डायलेट कराते हैं और हार्ट के तरफ से जो है मोर ब्लड पंप कराता है। और आपने जो है मरीज़ को ये बताना होता है कि ये जो नाइट्रेट्स है ये आपने सबलिंगुअल लेने हैं, मतलब अंडर द टंग आपने रखनी होती हैं और वो इस तरीके से फिर बॉडी के अंदर चली जाती हैं। ये आपने उसको बता देना है कि जब उसको चेस्ट पेन हो तो आपने नाइट्रेट लेने, आपने जो है एक गोली रखनी है या फिर जो स्प्रे होता है वो आपने करना है तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। अगर 5 मिनट के बाद वो ख़त्म नहीं होगा तो फिर आपने दूसरा डोज़ लेना है। अगर 5 मिनट के बाद दूसरे डोज़ के बाद, ठीक है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर आपने थर्ड डोज़ लेना है। लेकिन थर्ड डोज़ के बाद आपने कुछ नहीं करना, मतलब 3 डोज़ से सिवा आपने ये नहीं लेना। तो ये भी आ सकता है कि कौन सा ड्रग हम 3 डोज दे सकते हैं एट अ टाइम या 5 मिनट के फासले पे नाइट्रेट्स, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रेट्स हम कितने डोज दे सकते हैं, तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशन, मतलब वो मेडिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें, ठीक है, उसमें स्टेटिन्स आएंगे, लिपिटर, क्रेस्टर, जॉकर, ये बताए गए हैं जो कि LDL और HDL को कम करते हैं और ट्राइग्लाइसराइड इन सारी चीज़ों को कम करते हैं, HDL को इंक्रीज़ करते हैं। देखें यहाँ पे LDL को कम करना होगा, HDL को इंक्रीज़ करना होगा।
HDL मतलब हाई है, ठीक है, तो बड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। LDL का मतलब है L में मतलब लो, तो लो मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। हाई और लो से आप याद रखें। बीटा ब्लॉकर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्मा में जो है ये हमने पढ़ा था कि ये हार्ट रेट को कम करते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक सिचुएशन से पैरासिम्पैथेटिक में लेके आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, आप वो देख लीजिएगा। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले जो इनहिबिटर हैं, ठीक है, वो देते हैं, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, और उसके आगे का जो प्रोसेस है जो कि वेजोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और ये सारी चीज़ें करना, वो जो है वो लो हो जाएगा, तो हार्ट पे लोड कम हो जाएगा। तो एस इनहिबिटर भी आप दे सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं ये ऑलरेडी फार्मा में आपको बता चुका हूँ, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन सबको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, और डेफिनेशन अगर इसके हम करें, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड पंपिंग थ्रू द बॉडी आर्टरीज, मतलब जब आपका हार्ट आप ब्लड पंप कर रहा होता है तो आर्टरीज के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा होता है, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मली ये होता है 120/80, ठीक है, और ये जो है प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, मतलब ये कि हाइपरटेंशन होने वाला है या हाइपरटेंशन से पहले अगर वो 120 से 139 तक आ रहा है, 120 से 139 तक आ रहा है, ठीक है, तो ये प्री हाइपरटेंशन है। अगर 140 से 159 तक आ रहा है तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, और अगर 160 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ये नंबर आपने नोट करने हैं, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। इसके कॉजेज़ क्या क्या है, वही स्मोकिंग, फैमिली, एडवांस एज, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या क्या है कि अगर किसी को पहले से मसला है, किसी को प्रेगनेंसी है, कुशिंग सिंड्रोम है, रेनल फेलियर है, डायबिटीज़, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, या फ्यूक्रोमोसाइटोमा मतलब ये क्या है, ट्यूमर और एड्रेनल ग्लैंड जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई ट्यूमर है या कोई मसला है जिसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन वगैरह ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। कोआर्क्टेशन ऑफ द एवोर्टा मतलब ये कि एवोर्टा में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब कोई पैदाइशी मसला है जिसकी वजह से एवोर्टा बहुत ज़्यादा नेरो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हाइपरटेंशन की तरफ बंदा चला जाता है। नर्सिंग असेसमेंट की बात करें तो इसमें हेडेक, ब्लरी विजन और ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, देख लीजिएगा, आसान है बहुत। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हाइपोटेंशन, इसमें आपने ब्लड प्रेशर देखना है, बोथ आर्म्स के, मतलब मरीज़ को जो है वो तो नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा। मेक श्योर पेशेंट हैज़ बीन अरेस्टिंग फॉर पोजीशन फॉर 5 मिनट्स, जब आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हो तो मेक श्योर करें कि वो 5 मिनट पहले, मतलब 5 मिनट से वो रेस्ट में है। ऐसा ना हो कि वो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हो या कोई काम करके आया हो और उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही आया हो, हाई हो, ठीक है, और आप जाके उसका अचानक ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो तो हाई ही होगा, ठीक है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें आपने उसमें नोट करनी है। एवॉल्वेट ब्लड प्रेशर रीडिंग, डाइटरी इनटेक, और ये जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, डाइट कैसे ले रहे हैं, बॉडी मास कैसा है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन वही है कि आपने उसको बताना है कि सोडियम कम लेना है, अल्कोहल, कैफ़ीन और ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। स्मोकिंग क्विट करनी है, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। ये पॉइंट जो है 2 जगह पे बताया गया है, तो ये नोट करने हैं आपने, स्मोकिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। एक्सरसाइज कराना है, मेडिकेशन लेनी है, ब्लड प्रेशर वगैरह आपने नोट कराना है। फार्माकोलॉजी में वही सारी चीज़ें जो कि हम पहले से पढ़ते हैं, थायराइड, डायरेटिक्स हम देते हैं, ठीक है, तो वो जो है वाटर लॉस कराता है बॉडी से, तो वाटर बहुत ज़्यादा जब बॉडी से रिमूव होता है तो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये जो है हम देते हैं हाइपरटेंशन वाले मरीज़ों को। लेकिन ये रेनल फेलियर या फिर जिनका क्रेटिनिन लेवल वगैरह बहुत ज़्यादा कम होता है तो उनको हम नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा जो है वॉच पेशेंट्स हु आर टेकिंग लिथियम जो है एक किस्म का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन जब हम ड्रग में यूज़ करते हैं तो ये एंटी डिप्रेसेंट या फिर डिप्रेशन के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है, मूड को स्टेबल करते हैं। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी लिथियम वाले ड्रग्स ले रहे हैं तो आपने उसको थायराइड या फिर डायरेटिक्स नहीं देना, क्योंकि उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। एस इनहिबिटर बता दिया है पहले ही,
फार्मा में आप देख सकते हैं अभी भी बता दिया आपको, जस्ट वो बताए गए हैं मेडिकेशन, ये आप देख लीजिएगा। ARBs ये भी फार्मा में बता चुका हूँ मैं। ARBs का मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, इसके आप ड्रग्स देख लीजिएगा। और ये कब देते हैं, अगर ACE वाले ड्रग्स किसी पे काम नहीं कर रहे तो फिर आप ARBs की तरफ जाएंगे, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह एक जैसी होती हैं। CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी जो है हम हार्ट के पेशेंट को देते हैं और ये कंट्रैक्शन स्लो कराता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो कराता है, ठीक है। और हार्ट कंट्रैक्शन लो कर मतलब वर्कलोड जो हार्ट पे होता है वो कम कराता है। इसका साइड इफ़ेक्ट वही है कि हार्ट रेट आपने देखना होगा तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और उन पेशेंट में देते हैं या एहतियात से देते हैं जिनको CHF हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, ठीक है, या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक्स हो, मतलब कोई मसला हो हार्ट में ऑलरेडी, तो उनमें एहतियात से देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी बताए गए हैं ऑलरेडी कि ये सिंपैथेटिक सिचुएशन वाले काम करते हैं ना नॉर्मली बीटा रिसेप्टर, लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो वो हार्ट के लोड को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और इसमें जो है मतलब सारी चीज़ें कम होती है, बंदा नॉर्मल सिचुएशन रेस्टिंग सिचुएशन में आता है, क्योंकि ब्लड वेसल को ये डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। लेकिन ये हम अस्थमा वाले और कोप डी मतलब जिनको कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है, उनमें हम नहीं दे सकते। मतलब जिनको सांस लेने का मसला ऑलरेडी हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, तो ये ड्रग क्या करते हैं, सांस को कम करते हैं। तो अगर वो ऑलरेडी सांस नहीं ले रहे हैं या कम है उनको मसला है, तो फिर हम उनमें ये ड्रग नहीं देते, ठीक है। ग्लूकोज लेवल आपने देखना होता है, अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हो तो आपने उसमें देखना होता है, क्योंकि इसका ग्लूकोज लेवल भी इसकी वजह से हाई हो जाता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर की वजह से। और हार्ट रेट और अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसको हार्ट रेट में मसला आ सकता है, मतलब ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रॉफी वाले सिचुएशन में मतलब साइज़ उसका बढ़ सकता है, एंजाइना हो सकता है जो अभी हमने पढ़ा, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, इस्केमिक अटैक हो सकता है, नेफ्रोपैथी मतलब जो नेफ्रॉन है किडनी के वो ख़राब हो सकते हैं, फेरेफरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, और रेटिनोपैथी स्पेशली जो नज़र की मसले होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स।